Hello guys, welcome again to this discussion on class 10th geography, and this is the chapter number 2, forest and wildlife resources. चैप्टर 1 के 3 पार्ट, ऑलमोस्ट 1 घंटे का वीडियो हम बोल सकते हैं अगर तीनों साथ में डलते तो, लेकिन उसको पार्ट में करना ही ज़्यादा सही था बिकॉज आप भी 1 घंटे किसी एक इंसान को सुनते सुनते बोर हो जाते, तो इसलिए उसके 3 पार्ट बनाना सही था। ठीक है, तो ये जो पार्ट है, ये जो चैप्टर है, ये हो सकता है कि एक वीडियो में हो जाए और एक ही वीडियो में होगा, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है क्योंकि शॉर्ट है। हम बात करें तो हम समरी टाइप में पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं कि सब कुछ रटवा रहे हैं, ये नहीं, आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, बाकी तो सब है ही इस वीडियो में। ठीक है, सो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, चैप्टर नंबर 2 ऑफ ज्योग्राफी, क्लास 10th। लेट्स स्टार्ट। सो बिफोर स्टार्टिंग एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि भाई प्लीज़ सेफ रहें, घर पे रहें, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है, परेशानी है सबको, सिर्फ आपको नहीं, हर किसी को परेशानी है। तो प्लीज़ घर पे रहें, जिनसे मिलना है ज़रूरी उनसे ही मिलें, अदरवाइज़ कोई ऐसी आपत्ति नहीं है कि मिलना ही मिलना है। 1 महीने बाद मिल लेना, 2 महीने बाद मिल लेना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो मैं आई थिंक फ़ोटो आ रही होगी तो साइड कर देते हैं यहाँ से। अब फ़ोटो, 1 मिनट, नाउ इट्स ओके। होता क्या है कि जब मैं लाइव करता हूँ तो मुझे फ़ोटो कोने में लगानी पड़ती है, बट जब मैं लाइव नहीं कर रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मुझे ऐसे फ़ोटो लगानी पड़ेगी बिकॉज ये लेफ्ट साइड खाली है, मेरे हिसाब से लेफ्ट है, आपके हिसाब से जो भी हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अब चैप्टर को बिना कोई विलंब के। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी इज इमेंसली रिच इन वाइल्ड लाइफ एंड कल्टिवेटेड स्पीसीज। इमेंसली वाइल्ड लाइफ मीन्स हम बात करें फ्लोरा, एंड कल्टिवेटेड स्पीसीज हम बात करें प्लांट्स वगैरह, वो फौना में। तो बायोडाइवर्सिटी इंक्लूड बोथ फ्लोरा एंड फौना। तो इसको हम दोनों ही तरीके से बोल सकते हैं, और दोनों को बचाने के लिए हमने मतलब बहुत कुछ कर रखा है। ठीक है, फ्लोरा मीन्स में आप ज़्यादातर बीच बचाओ आंदोलन, बीच बचाओ आंदोलन देखा होगा आपने, है ना, आंदोलन। एक में देखा होगा आपने कि जिसमें एक पेड़ के सामने एक औरत खड़ी हो जाती है ऐसे करके, तो वो वाला एक आंदोलन था, नाम भूल गया मैं उसका। ठीक है, वो एक फौना के लिए हमने बहुत, फौना के लिए तो सबसे ज़्यादा कर रखा है बेसिकली, कि टाइगर प्रोजेक्ट है, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसमें कि हम एनिमल्स को बचाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली बायोडाइवर्सिटी में दोनों चीज़ें आ जाती हैं, और बहुत रिच है हमारी बायोडाइवर्सिटी। हर वीडियो में जब भी ऐसी कोई बात आती है तो मैं बोलता हूँ हमेशा कि जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है बहुत ज़्यादा रिच है, बट क्लोजली इंटीग्रेटेड इन सिस्टम थ्रू मल्टीपल नेटवर्क ऑफ इंटरडिपेंडेंसीज। लेकिन ये दोनों एक दूसरे पे क्या है, इंटरडिपेंडेंट है। कैसे? अब मान लो टाइगर है, टाइगर या लायन जो भी है, ठीक है, या ईगल है, ये सारे एक ही कैटेगरी में आते हैं। मतलब आप समझ जाओगे मैंने क्यों बोला ऐसे, जब आप 11th-12th में अगर बायो ऑप्ट करते हो तो आपको पता चल जाएगा, ये तीनों एक ही कैटेगरी में आते हैं। अगर हम फौना को एक तरीके से लगाएं तो विंडोज में फाउंड ऑटोमेटिकली सेव चेंजेस टू योर नोट, व्हाट हैपेंड नाउ। क्लियर? तो हम बात कर रहे थे क्या, ईगल, लायन एंड टाइगर। तो ये बेसिकली टर्शरी में आते हैं, मतलब ये मेंटेन करते हैं क्या, पूरी सिस्टम। ये मेंटेन कैसे करते हैं भाई? अब देखो यहाँ पे डियर, लायन का खाने का सोर्स, ठीक है, हम बात करें, ईगल भी हम बात करें तो मेंटेन करता है ज़्यादा चीज, मतलब इसका प्रे बेस जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, तो हेल्प होती है। हम डियर का एग्जाम्पल लेंगे लायन से। ठीक है, अब ये डियर को खाता है, अगर ये डियर को नहीं खाएगा तो डियर की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, अब डियर भी किसी चीज़ को खाते होंगे, ठीक है, अब अगर वो उसको नहीं खाएंगे तो उसका बढ़ जाएगा संख्या। तो ये क्या है, मेंटेनेंस होनी चाहिए, तो इंटरडिपेंडेंसी है कहीं ना कहीं। तो यही इंटरडिपेंडेंसी है किसके अंदर, सिस्टम के अंदर, फ्लोरा एंड फौना के अंदर, जो कि हम ये लाइन बताना चाहती है। ओवर 81,000 species of fauna and 47,000 species of flora are found in this country so far. तो 81,000 स्पीसीज पाई गई हैं किसकी, फौना की, एंड हम बात करें फ्लोरा की तो 47,000 स्पीसीज हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है नंबर में, ऐसा नहीं है कि बहुत कम है। इवन किसी किसी हम बात करें पूरे कंटिनेंट की भी तो इतनी स्पीसीज नहीं पाई जाती हैं, बट इंडिया में पाई जाती हैं। इफ द एस्टिमेटेड 47,000 प्लांट स्पीसीज, तो उसी के अंदर ऑफ द, सॉरी एक नहीं था वो, अबाउट 15,000 फ्लावरिंग स्पीसीज हैं आर एंडेमिक। तो 15,000 जो फ्लावरिंग स्पीसीज हैं वो क्या है, एंडेमिक है। एंडेमिक मतलब पता है, जो किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे पाई जाती है, इंडिजिनस है इंडिया में, तो इंडिया में ही पाई जाती हैं वो 15,000 सिर्फ, और कहीं नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, सो 81,000 स्पीशीज ऑफ फौना हम बात करें तो, और 47,000 स्पीशीज ऑफ फ्लोरा, और जिसमें से
15,000 ऐसी हैं जो एंडेमिक है, मतलब सिर्फ इंडिया में पाई जाती हैं। मैंने लाइन लिख रखी है, देखो, वैनिशिंग फॉरेस्ट, क्या लिख रखा है, ये वैनिशिंग फॉरेस्ट। ये मैंने ऐसा इसलिए लिख रखा है ना यहाँ पे, क्योंकि हम बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं, बात करें फॉरेस्ट को, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा, हम बात करें, सोचने वाली बात है। क्यों कर रहे हैं हम ऐसा? बिना फॉरेस्ट के लाइफ पॉसिबल नहीं है, सबको पता है, लेकिन फिर भी जानकर भी हम ऐसा कर देते हैं, जाने अनजाने में ज़रूरत होती है, लेकिन नहीं, हमें कोई और अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा। हम ऐसे ही बस काटते नहीं रह सकते फॉरेस्ट, ठीक है। हमें पता है इंडिया में नीड है लैंड की, बट ऐसा भी नहीं है कि हम कुछ और अल्टरनेटिव नहीं सोच सकते, ह्यूमन है, हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक चीज़ थी जो मुझे मेंशन करनी थी, तो मैंने कर दी। अब बेस्ड ऑन IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, वी कैन क्लासीफाई एज फॉलो। तो जो स्पीशीज है इन्होंने इस तरीके से क्लासीफाई कर रखी हैं, तो एंडेंजर्ड स्पीशीज, वल्नरेबल स्पीशीज, रेयर स्पीशीज, एंडेमिक स्पीशीज, जो अभी देखा हमने ऊपर, एंडेमिक, इंडिजिनस मतलब सिर्फ एक ही कुछ जगहों पे पाई जाती है, और फिफ्थ इज एक्सटिंक्ट स्पीशीज, ठीक है। तो 5 तरह की स्पीशीज हैं जो कि आपकी बुक्स में मेंशन है, ठीक है। सबसे पहले एंडेंजर्ड। एंडेंजर्ड वो होती हैं जो बस एक्सटिंक्ट होने वाली है, मतलब गायब होने ही वाली हैं, बस कुछ समय की बात है। तो दीज आर स्पीशीज विच आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन, तो एक्सटिंक्ट होने वाली है। एग्जाम्पल, ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, इंडियन वाइल्ड एश, इंडियन राइनो, एक्सेट्रा, एग्जाम्पल हो गए। वल्नरेबल स्पीशीज जो कि जाने वाले हैं कहाँ पे, एंडेंजर्ड स्पीशीज में, कुछ समय में बस, तो वल्नरेबल भी एंडेंजर्ड में जाएंगे, एंड देन फिर उनका रिस्क होगा गायब होने का। So these are species that likely to move into endangered category. Example, blue sheep, Asiatic elephant, Gangetic dolphin, etc. Rare species, species with small population that likely to move into endangered. तो species with small, rare species, rare मतलब क्या होता है, बहुत कम। तो species जिनकी small population है, जो कि endangered कैटेगरी में जा सकते हैं, उनका नाम है हिमालयन ब्राउन बियर, वाइल्ड एशियाटिक बफेलो, डेजर्ट फॉक्स एंड हॉर्न बिल। तो रेयर स्पीशीज की जिसकी पॉपुलेशन कम हो और जो एक्सटिंक्ट, मतलब बात करें एंडेंजर्ड में जाएगी, एंड देन एंडेंजर्ड से वल्नरेबल में, ठीक है। तो ये है। एंड फिफ्थ इज एंडेमिक। एंडेमिक पहले ही बात कर चुके हैं, ये स्पीशीज जो होती हैं कुछ सम पर्टिकुलर एरियाज में फाइंड की जाती हैं, हर जगह नहीं मिलती हैं, तो ये आइसोलेटेड होती हैं, मतलब कुछ ही जगहों पे मिलेगी। फॉर एग्जांपल, अंडमान टील। तो अंडमान निकोबार आइलैंड सुना है ना, तो ये अंडमान निकोबार आइलैंड के बेसिकली 2 पार्ट होते हैं, अंडमान एंड निकोबार। तो अंडमान टील कहाँ पाया जाता है, अंडमान पार्ट में, और निकोबार पिजन निकोबार पार्ट में। उसी तरह से अंडमान वाइल्ड पिग तो वहीं पाया जाता है। मिथुन इन अरुणाचल प्रदेश। Extinct species, these are species which are not found after searches of known or likely areas where they may occur. तो एक्सटिंक्ट स्पीशीज वो होती हैं जो जहां पाई जाती थी वहां नहीं पाई जाती हैं। एग्जाम्पल, एशियाटिक चीता एंड पिंक हेडेड डक। तो ये एक्सटिंक्ट हो चुकी है, मतलब अब ये फाइंड नहीं की जाती, ठीक है। एग्जाम्पल में हम बोले, अगर यहाँ से अंडमान टील में से, मतलब अंडमान में से अंडमान टील अगर गायब हो जाए तो हम इसे क्या मानेंगे, एक्सटिंक्ट हो चुकी है, क्योंकि ये यहीं पाई जाती थी और कहीं नहीं पाई जाती थी। अब वहीं नहीं पाई जाती तो मतलब कि एक्सटिंक्ट हो गई है, ये अब है ही नहीं, स्पीशीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मान लो आप खो गए हो, मतलब आप रोज खेलने जाते हो एक जगह पे, अब आपको घर वाले, आपके घर वाले आपको ढूंढ रहे हैं, तो आपके घर वाले आपको कहाँ ढूंढेंगे, सबसे ज्यादा वहीं ढूंढेंगे। एक बार नहीं मिलोगे, दूसरी बार जाएंगे, फिर वहीं। तो एक दिन के अंदर अगर आप उस जगह पे नहीं आते तो इसका मतलब क्या है, आप जा चुके हो, ठीक है। तो वही एक्सटिंक्ट हो चुके हो, ठीक है। तो वो होता है। एशियाटिक चीता, वेयर डिड दे गो, तो वो कहाँ चले गए, द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट लैंड एनिमल, द लैंड मैमल, द चीता। इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है एसी नॉनिक्स, ठीक है, ऐसी नॉनिक्स जो बेन थियो, ठीक है। इसे यूनिक एंड स्पेशलाइज्ड मेंबर ऑफ कैट फैमिली, तो ये कैट फैमिली का एक पार्ट है और सबसे फास्टेस्ट लैंड मैमल है, एंड कैन मूव एट द स्पीड ऑफ 112 किलोमीटर पर आवर। द चीता इज ऑफन मिस्टेकन फॉर अ लियोपार्ड, मतलब चीता को हम बेसिकली देखते हैं लियोपार्ड, तो लियोपार्ड और चीता में मिस्टेक हो जाती है, बट इसको हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। So its distinguished mark are the long teardrop shaped line on each side of the nose from the corner of its eyes. तो इसके corner of eyes से
हम बात करें नोज तक एक लाइन आती है जिससे हम इसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं किसको, एशियाटिक चीता को। ठीक है, फोटोज देख सकते हो, आपको पता चल जाएगा कौन सी लाइन की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट आर द नेगेटिव फैक्टर्स दैट कॉज सच fearful डिप्लेशन ऑफ द फ्लोरा एंड फौना। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से फ्लोरा एंड फौना जो है वो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं या एंडेंजर्ड कैटेगरी में आ रहे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं एक्सटिंक्ट ही हो जाएंगे एक टाइम पे। सो द ग्रेटेस्ट डैमेज इन्फ्लिक्टेड ऑन इंडियन डेजर्ट वॉज ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। तो जो सबसे ज्यादा डैमेज पहुंचा था इंडियन फॉरेस्ट को वो पहुंचा था कॉलोनियल पीरियड पे। तो सिर्फ बात करें अगर हम कॉलोनियल पीरियड की, कॉलोनियल पीरियड वो जब ब्रिटिशर्स ने हम पे राज किया था, ठीक है, जब हम गुलाम थे एक तरह से। ठीक है, तो इंडियन फॉरेस्ट को सबसे ज्यादा तभी पहुंचा था क्या नुकसान, हम बात करें तो। और सिर्फ फॉरेस्ट को नहीं, बहुत सी चीजें हैं जिनको नुकसान पहुंचा था। ठीक है, क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या किया था, रेलवेज का एक्सपेंशन किया था, एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन किया था, कमर्शियल एक्सपेंशन किया था। ठीक है, माइनिंग वगैरह इन्होंने बढ़ा दी थी, तो जिसकी वजह से फॉरेस्ट को काटना पड़ा और सबसे ज्यादा नुकसान हुआ उस टाइम पे। तो आज की डेट में रेलवेज हमें फायदा देती है, लेकिन ऐसा तो हम किसी और तरीके से, हम थोड़ा डेवलप तरीके से करते ताकि फॉरेस्ट को थोड़ा नुकसान ना होता, ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो एक्सपेंशन किया था उन्होंने रेलवेज का, एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन किया था, फॉरेस्ट को काट के उसी लैंड पे एग्रीकल्चर कराया था फॉर देयर पर्पस। उन्हें अपना यूके में, मतलब हम बात करें, उन्हें अपना बढ़ाना था कारोबार, तो इसलिए उन्होंने इंडिया को एक्सप्लॉइट किया इन एवरी मैनर। तो पहला रीजन क्या था, कॉलोनियल पीरियड। नेक्स्ट इज हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन क्या होता है पता है? कि हमने बेसिकली क्या किया, जैसे हैबिटाट, अब एलिफेंट की हैबिटाट क्या है, वो जंगल में ही रह सकता है, तो वो वाला हमने उसका जंगल छीन लिया, तो ये होता है हैबिटाट डिस्ट्रक्शन। हंटिंग की, हमने मार दिया। पोचिंग, पोचिंग मतलब होता है इलीगल किलिंग फॉर देयर सेल। ठीक है, जैसे हम एलिफेंट को हंट क्यों करते हैं, ताकि हम उसकी जो आइवरी है उसको सेल कर सकें, मतलब उसके जो दांत होते हैं प्रीशियस, उसको बेच सकें। ओवर एक्सप्लोटेशन एनवायरमेंटल, तो ओवर एक्सप्लोटेशन करें, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, पॉइजनिंग एंड फॉरेस्ट फायर्स आर फैक्टर्स विच हैव लेड टू द डिक्लाइन इन इंडियाज बायोडाइवर्सिटी। तो फॉरेस्ट फायर्स भी बहुत कॉमन हो गए थे, ब्राजील में लगी थी पिछले लॉकडाउन से पहले हम बात करें तो। ठीक है, सो बहुत ज़्यादा है वो भी। ठीक है, तो ब्राज़ील याद है लगी थी, हम बात करें ब्राज़ील में कहाँ लगी थी, अमेजन फॉरेस्ट, द हार्ट, द क्या था वो, द लंग्स ऑफ द अर्थ। ठीक है, सो ये सारे रीजंस थे किसके लिए, कि ये हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है वो कम हो रही है, उसके पीछे के कारण थे वो। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। तो हम कंजर्व करते हैं फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को, जैसे कि मैंने आपको बताया था, बहुत सारे हम बात करें लॉज हैं, बहुत सारी इंडिविजुअल कम्युनिटी आगे आती है प्रोटेक्ट करने के लिए। तो द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, या हम बात करें इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 विद वेरियस प्रोविजंस। प्रोविजंस होते हैं कि उसके अंदर की डिटेल, जैसे हमने हेडिंग लिख दी माई सेल्फ, तो माई सेल्फ इज लाइक एन एक्ट, और उसके अंदर जो हम लिखेंगे जैसे माई आई एम राज गुप्ता एंड देन दिस एंड दैट, तो वो हो जाएंगे उसके प्रोविजंस। तो उसी तरीके से इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट के अंदर कुछ प्रोविजंस थे ताकि वो प्रोटेक्ट कर पाए हैबिटेट को। तो एक प्रोजेक्ट था जिसका नाम था प्रोजेक्ट टाइगर, वन ऑफ द वेल पब्लिश्ड वाइल्ड लाइफ कैंपेन्स इन द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा हम बात करें पब्लिश्ड वाइल्ड लाइफ कैंपेन, बिकॉज हम बात करें तो बहुत कम हो गए थे नंबर किसके, टाइगर्स के। बेसिकली टाइगर जो नंबर थे बहुत ज्यादा कम हो गए थे, जिसकी वजह से हमने लॉन्च किया प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर। और इसके जो नंबर्स हैं वो शायद क्या भी कंफर्म्ड डबल हो गए हैं, कुछ 1470 कुछ टाइगर्स थे जब ये प्रोजेक्ट हमने लॉन्च किया था, एंड देन अब टाइगर पता है कितने हैं, 2967 अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट अपडेट। तो ऑलमोस्ट डबल, या हम बात करें डबल से भी ज़्यादा टाइगर हो गए हैं अब इंडिया में, और 70% आसपास टाइगर सिर्फ इंडिया में पाए जाते हैं। ठीक है, इंडिया में। तो टाइगर्स के लिए हमने लॉन्च किया था प्रोजेक्ट टाइगर, और सबसे ज़्यादा हम बात करें कैंपेनिंग की गई थी इसकी। देर आर 27 टाइगर रिजर्व इन इंडिया, लाइक कॉर्बेट नेशनल पार्क, और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क सबसे पहला टाइगर रिजर्व पार्क था। सुंदरबन इन वेस्ट बंगाल, बंदरगाह इन मध्य प्रदेश, सरिस्का इन राजस्थान, मानस इन असम, पेरियार इन केरला। मानस को एक अवार्ड मिला था, किसी को पता है? करंट अफेयर्स में हम बोल सकते हैं, टॉपिक आ सकता है। तो मानस को एक अवार्ड मिला था TX2, मतलब इन्होंने क्या किया था, टाइगर के नंबर डबल कर दिए थे विद इन अ ईयर, विद इन अ 2 ईयर। तो ऐसा करके इन्हें क्या मिला था, अवार्ड मिला था मानस में। मानस एक मतलब एक क्या है, टाइगर रिजर्व है।
ठीक है। तो 27 टाइगर रिजर्व थे उस टाइम पे, अब जो नंबर है वो बढ़ गए हैं, चेक कर लेना कितना है। इन इंडिया फॉरेस्ट आर क्लासिफाइड एज रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड अनक्लास फॉरेस्ट। तो इंडिया में फॉरेस्ट को क्लासिफाई किया है रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड अनक्लास फॉरेस्ट, 3 तरीके से हमने फॉरेस्ट को क्लासिफाई कर रखा है। सबसे पहला आता है रिजर्व फॉरेस्ट। मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट लैंड हैज बीन डिक्लेयर्ड रिजर्व फॉरेस्ट। तो आधे से ज्यादा जो फॉरेस्ट है अभी अवेलेबल इंडिया में है, उसको हमने डिक्लेयर कर रखा है क्या, रिजर्व फॉरेस्ट, आधे से ज्यादा को। रिजर्व फॉरेस्ट आर रिगार्डेड एज द मोस्ट वैल्यूएबल एज फार एज द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज आर कंसर्न। तो रिजर्व फॉरेस्ट क्या होते हैं, मोस्ट वैल्यूएबल होते हैं जब बात की जाती है किसकी, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट की। ठीक है, तो रिजर्व फॉरेस्ट मतलब पता है ना, रिजर्व मतलब रिजर्व्ड है कि भाई ये इसी पर्पस के लिए यूज होगा। ठीक है, तो इस तरीके से। और आधे से ज्यादा क्या है, ये रिजर्व, आधे से ज्यादा फॉरेस्ट इंडिया में रिजर्व है। और कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट की जब बात की जाती है तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन से होते हैं, रिजर्व फॉरेस्ट। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ टोटल फॉरेस्ट इज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। तो ऑलमोस्ट 1/3 मीन्स 33%। 1/3 क्या होता है, 33%। तो ये क्या है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट इज डिक्लेयर्ड बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा डिक्लेयर किया गया है। दिस फॉरेस्ट लैंड आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी फर्दर डिप्लेशन। तो ये फॉरेस्ट जो है इसमें और ज्यादा डिप्लेशन नहीं आना चाहिए, इसलिए इन्हें प्रोटेक्ट किया गया है। नेक्स्ट एंड द लास्ट इज अनक्लास्ड फॉरेस्ट। क्या, अनक्लास्ड फॉरेस्ट, these are other forest and wasteland belonging to both government and private individual and communities। तो unclassed forest कौन से होते हैं, जो कि अदर फॉरेस्ट और वेस्ट लैंड होता है जो बिलोंग करता है गवर्नमेंट को भी और प्राइवेट इंडिविजुअल्स को भी। एंड हम बात करें कुछ कम्युनिटीज को भी, कम्युनिटीज मतलब कुछ ग्रुप ऑफ पीपल आके उसको मतलब अपना राइट दें, राइट जताएं गवर्नमेंट और प्राइवेट इंडिविजुअल्स को। तो अब होता है अनक्लास, क्योंकि पता ही नहीं है ना, इसलिए तो अनक्लास फॉरेस्ट है। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट अलग है, हम बात करें तो रिजर्व फॉरेस्ट अलग है, और अनक्लास फॉरेस्ट अलग है। समझ में आ गई तीनों। रिजर्व फॉरेस्ट जो रिजर्व हो, प्रोटेक्टेड जिसको प्रोटेक्ट किया जाए फ्रॉम फर्दर डिप्लेशन, और अनक्लास फॉरेस्ट जो मतलब क्लास 3 है कि वो प्राइवेट है, गवर्नमेंट है, और कुछ उसमें कम्युनिटी भी है। So reserved and protected are also referred to a permanent forest estate maintained for the purpose of producing timber and other forest produce and for protective reason। तो रिजर्व्ड और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को हम एक तरह से परमानेंट फॉरेस्ट एस्टेट भी बोलते हैं, क्योंकि ये क्या है, परमानेंट है, मतलब ये और ज्यादा डिप्लेट नहीं हो सकते। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जिसको हम और ज्यादा डिप्लेट नहीं कर सकते, रिजर्व फॉरेस्ट जिसको हम रिजर्व करते हैं, मतलब वो रिजर्व है किसी एक पर्टिकुलर चीज के लिए। तो किस चीज के लिए, टिम्बर प्रोड्यूस करने के लिए हम बात करें। और जो अदर फॉरेस्ट पर्पसेज होते हैं, जैसे कि हम बात करें फ्रूट्स हो गए, टिम्बर हो गया, ठीक है, मेडिसिन, कॉटन होता है ना, बचपन में हम पेड़ के आसपास वो एक चार्ट बनाते हैं जिसमें कि बहुत सारे यूजेस लिखे होते हैं किसके, फॉरेस्ट के, मतलब ट्री के। तो उसी वही सारे हम उससे निकलवा लेते हैं काम। मध्य प्रदेश है द लार्जेस्ट एरिया अंडर परमानेंट फॉरेस्ट कंस्टिट्यूटिंग 75% ऑफ इट्स टोटल फॉरेस्ट एरिया। तो जो एमपी है उधर सबसे ज्यादा परमानेंट फॉरेस्ट है, सॉरी हाँ परमानेंट फॉरेस्ट है। परमानेंट फॉरेस्ट मतलब कि रिजर्व और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। तो जो मतलब टोटल अगर उस पर 100 है, 100 स्क्वायर किलोमीटर है, तो उसमें से 75 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो क्या है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, या हम बात करें परमानेंट फॉरेस्ट। All northeastern state and parts of Gujarat have a very high percentage of their forest as unclassed forest managed by local communities। तो सबसे ज्यादा जो हम बात करें अनक्लास्ड फॉरेस्ट है, जो पता ही नहीं कि भाई किसको बिलोंग करता है, वो है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। फॉर एग्जांपल मिजोरम, नागालैंड और भी असम, ठीक है, ये सारी क्या है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है। त्रिपुरा और भी है, मतलब म्यांमार कंट्री है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। तो ये सारी जो कंट्री, ये जो स्टेट्स हैं, ये सारी क्या है, अनक्लास्ड फॉरेस्ट सबसे ज्यादा है, जो कि मेंटेन किया जाता है बाय लोकल कम्युनिटीज, जो भी वहाँ की लोकल कम्युनिटीज होती है। अब आती है बात किसकी, कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन की। कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन, जैसे मैंने बोला था कि कुछ इंडिविजुअल्स हैं जो आगे आते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए फ्लोरा एंड फौना को। सो इन सम एरियाज ऑफ इंडिया लोकल कम्युनिटीज आर स्ट्रगलिंग टू कंजर्व हैबिटेट्स अलोंग विद गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। तो कुछ एरियाज हैं इंडिया में जहाँ पे लोकल कम्युनिटीज क्या करती हैं, स्ट्रगल करते हैं ताकि वो कंजर्व कर सकें किसको, हैबिटाट्स को, विद गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। इन सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान विलेजर्स फॉट अगेंस्ट माइनिंग साइटिंग वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट।
तो इन्होंने क्या किया था, मतलब सरिस्का सरिस्का में बेसिकली हुआ क्या था कि राजस्थान विलेजर्स जो वहाँ के गांव वाले थे, उन्होंने फाइट की थी किसके अगेंस्ट, माइनिंग के अगेंस्ट, कि आप यहाँ पे माइनिंग नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी वजह से क्या फॉरेस्ट डिप्लेट हो रहे हैं, हम बात करें वाइल्ड लाइफ को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो उसलिए उन्होंने क्या किया था, स्ट्रगल किया था। सर्टेन सोसाइटी प्रिजर्व अ पर्टिकुलर ट्री विच दे हैव प्रिजर्व फ्रॉम टाइम इमेमोरियल। तो कुछ ऐसी कम्युनिटी है, हम बात करें कुछ सोसाइटी हैं जो कि एक ट्री को, मतलब कुछ ट्रीज को बचा के रखती हैं, उन्हें पता नहीं कब से, क्योंकि उनके पूर्वज करते हुए आ रहे हैं, तो वो भी कर रहे हैं, उस ट्री को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो इंडियन सोसाइटी comprises several cultures, each with its own set of traditional method of conserving nature and its creations। तो बेसिकली है क्या कि हमारे जो पूर्वज हैं, जैसे नीम को हमने बहुत ज़्यादा बात करें महत्ता दे रखी है कि भाई ये हर किसी घर में होनी चाहिए, पूजा होती है उसकी, तुलसी हो गई, ठीक है। तो इसी तरीके से कुछ पूर्वज होते हैं, हमारे पास सबसे ज़्यादा कल्चर है, बेसिकली इंडिया में बहुत ज़्यादा कल्चर है। हर एक स्टेट में जाओगे तो अलग तरीके का आपको खाना दिखेगा, हर स्टेट में जाओगे तो आपको हर तरीके का एक कल्चर दिखेगा जो फॉलो होता है, नॉर्थ ईस्ट में अलग, साउथ में अलग, नॉर्थ में अलग, में हम बात करें सेंट्रल में अलग, राजस्थान में अलग। तो ये क्या है कि अलग अलग तरीके के हम कल्चर फॉलो करते हैं, और हर तरीके की, हर कोई अलग अलग तरह की ट्री को, मतलब हम बात करें महत्व देता है, ठीक है। तो हम उसको प्रोटेक्ट करते हैं एज अ इंडिविजुअल। तो वही चीज़ बता रखी है इसमें कि कंजर्व करते हैं। जैसे कि हम बात करें फेमस चिपको मूवमेंट, जो मैंने बताया था कि एक लेडी ट्री के आगे खड़ी हो जाती है कि इसे काटने से पहले आप मुझे काटो, तो वो क्या है, चिपको मूवमेंट, बीज बचाओ आंदोलन एंड सक्सेसफुल मूवमेंट ऑफ लोकल पीपल। तो कुछ मूवमेंट है जो कि लोकल पीपल करते हैं, आगे आते हैं और बोलते हैं कि नहीं, हम प्रोटेक्ट करेंगे अगर गवर्नमेंट नहीं कर रही है तो। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। Thank you and thank God also, because if he was not there, you are not there। मीन्स अगर भगवान नहीं होते तो आप होते अभी फिलहाल नहीं, क्योंकि ये कोरोना वायरस से अगर आप बच गए तो हो सकता है कि आप 10th की एग्जाम दो और अच्छे नंबरों से भी पास हो, अदरवाइज टाइम विल टेल कि क्या होता है। बिकॉज अभी सिचुएशन बहुत खराब है, मेडिसिन की शॉर्टेज हो रही है, और सबसे बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव करना है, समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है, बेसिकली गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्या वादे करती है, क्या करती है, इन द एंड कुछ क्लियर नहीं है, बस भगवान मालिक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, फैमिली। लास्ट वाला पार्ट तो शेयर कर ही सकते हो, जब हमने इन्फॉर्मेशन दी थोड़ी सी 1 मिनट की, तो फ्रेंड्स के साथ ही करना है, स्कूल फ्रेंड्स, ट्यूशन फ्रेंड्स, ठीक है। तो गली वाले फ्रेंड जो भी आपकी सेम क्लास में हो, उनको ये रिलेटिव लगे, 9th में हो तो 9th वाली प्ले लिस्ट सेंड कर दो। सो थैंक यू एंड बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे होम।